सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय वीर हनुमान। दोस्तों बहनों भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है महापुरुष देवतुल्य धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म पत्रिका को मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स में बांटा है जो कि आपको पूरी तरीके से उनके जीवन का जो पूरा सार है उसके विषय में मैं आपको उनकी जन्म पत्रिका द्वारा बहुत ही शानदार विश्लेषण में आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो 10 या 15 मिनट की बनती है और मेरी पूरी वीडियो को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको धीरेंद्र शास्त्री जी के जीवन का सार पता नहीं चलेगा। मेरा पूरा विश्लेषण आप देखिएगा, पसंद आने पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपने विषय पर हम चलते हैं। मित्रों, हर महापुरुष की कुंडली में कुछ अच्छे योग भी होते हैं, कुछ बुरे योग भी होते हैं। इसी प्रकार से धीरेंद्र शास्त्री जी को मैंने काफ़ी सुना है और उनकी बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं। उनका जो बचपन था वह बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में गया और सन्यासी बाबा की शरण में वह गए और उन्होंने अज्ञातवास में भी कुछ समय व्यतीत किया और विशेष हनुमान जी की साधना की है और हनुमान जी की साधना से ही उनको कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आज मैं उनकी जन्म पत्रिका में ऐसे क्या योगायोग हैं कि वह अपने भक्तों को कोई ऐसा पर्चा लिख कर देते हैं जिससे वह उनकी समस्याओं को जान लेते हैं। तो आज उनकी कुंडली से मैं इसका भी आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताऊंगा। मैंने उनकी जन्म पत्रिका पर पहले टू द पॉइंट काफ़ी एनालिसिस किया है। जब मैंने सत्यता और प्रामाणिकता पाई है तभी मैं आपको उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं और मैं बहुत ही डीपली विश्लेषण करूंगा। आप पूरी कुंडली को देखिएगा, उसका सार आपको तभी समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स द्वारा आपको इस कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक होगा। दूसरा, इनकी कुंडली में इनका जो चंद्रमा है, क्योंकि कोई भी महापुरुष जब तक उसका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वह अपने कॉन्फिडेंस को पब्लिक तक कृपा के रूप में नहीं पहुंचा पाएगा। तो दूसरा जो लॉजिक होगा वह होगा उनकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है और चंद्रमा इनकी कुंडली में किस तरीके का बैठा है। तीसरी जो कंडीशन होगी वह इनकी कुंडली में शुभ और अशुभ योगों के ऊपर होगी। चौथी कंडीशन होगी कि अब तक जो मैंने आपको 3 महापुरुषों की कथावाचकों की कुंडली का विश्लेषण किया है उनमें सबसे पहले परम पूज्या जया किशोरी जी हैं और दूसरे नंबर पर प्राची जी की कुंडली है और तीसरे नंबर पर कृष्ण चरणानुरागी ठाकुर देवकीनंदन जी की कुंडली तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद मैं इनकी कुंडली में आपको यह रहस्य बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इनकी कुंडली में इस चीज़ को दर्शाता है कि यह भक्तों के मन की बात को जान लेते हैं और वह भक्त को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और भक्त के सामने पर्चा प्रस्तुत करते हैं और पर्चे में ही इनकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो अपने भक्तों की समस्याओं को जान लेते हैं और पर्चे पर उसको ये जो है ड्रॉ कर देते हैं। बोलो सीताराम सब लोग। सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। और इसके बाद मैं इनकी कुंडली के कुछ और योगा योग के विषय में आपके समक्ष चर्चा करूंगा। तो देर न करते हुए हम अपने विषय पर चलते हैं। मित्रों, इनकी जो जन्म पत्रिका है वह इनका जन्म बताती है कि 4 जुलाई 1996 का और 2 बजे दोपहर का छतरपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनका जो जन्मदिन है वह गुरुवार के दिन इनका जन्म हुआ है और चंद्रमा इनकी कुंडली में मित्रों
चंद्रमा जो नक्षत्र है वह मंगल के नक्षत्र में है और मंगल इनकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले तो इनकी कुंडली में यह जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनकी तुला लगन की कुंडली है मित्रों, और इनको जो पूर्व जन्म के संस्कारों से डेट मिली है, डेट का क्या रहस्य होता है मित्रों। हम और आप सभी मानव पुरुष हैं, मानव हैं, और हमको पूर्व जन्मों से संस्कारों के वशीभूत जैसे हमने कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमको ग्रहों द्वारा हमारे जो कर्म हैं वह एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में हमको मिलते हैं, और वह रिपोर्ट कार्ड हमारी जन्म पत्रिका है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म हुआ है 4 जुलाई 1996। तो 4 के मूलांक का लॉर्ड राहु है और 7 नंबर के मूलांक का लॉर्ड केतु है, और 1996 को यदि हम काउंट करेंगे तो 25 आएगा, और इसका लॉर्ड भी हमारा केतु ही बनेगा। मित्रों, केतु जो ग्रह है वो धीरेंद्र शास्त्री जी की कुंडली में 6 हाउस में बैठा है, और केतु इनकी कुंडली में मीन राशि का है। आप सभी जानते हैं कि वैसे तो राहु और केतु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, परंतु राहु को हम कन्या राशि में स्वग्रही मानते हैं और केतु को हम मीन राशि में ओम साइन का यानी स्वग्रही मानते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक तो इनकी कुंडली में यही है कि इनकी कुंडली में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के 2 हिस्से हैं वह केतु से प्रभावित हैं। मित्रों, केतु जो है वह लेखनी को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति का केतु बहुत शानदार हो तो ऐसा व्यक्ति यदि प्रभु का नाम बार बार एक पेज पर लिखता है तो वह सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको धीरेंद्र शास्त्री जी की कुंडली में यह लॉजिक बताऊंगा कि इनकी कुंडली में केतु जो है वो 6 हाउस में शनि के साथ युति संबंध बनाकर बैठा है। केतु को 6ठे भाव में मित्रों जितने भी पापी ग्रह हैं उनको उपचय स्थानों में यानी 3रे, 6ठे, 10वें और एकादश स्थान में काफ़ी शुभ माना गया है। तो 6ठा स्थान जो है वह बहुत ही मेन उपचय स्थान है। तो वहाँ पर इनकी कुंडली का जो परम योग कारक ग्रह है, केवल 12 लग्नों में तुला लग्न ऐसी है जिसमें शनि केंद्र एवं त्रिकोण स्थानों का मालिक होकर परम योग कारक स्थिति को प्राप्त होता है, और तुला लगन में ही शनि उच्च राशि में भी आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसी लगन जिसमें शनि को बहुत ज़्यादा ही योग कारक माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रह उस लगन पर उच्च का भी है और पर्टिकुलर शनि जो है उस लगन के लिए अनुपम योग कारक है, जो कि सुख और शिक्षा का मालिक होकर 6 हाउस में केतु के साथ विराजमान है। और मित्रों, यह मैंने आपको बताया है कि यह केतु जो है शास्त्री जी की कुंडली के 2 पार्टों को दर्शाता है, यानी कि इनका 7वें महीने का जन्म है और 1996 का जन्म है। तो 25 का जो मूलांक का लॉर्ड है वह भी केतु है और 7वां महीना जो है वह भी केतु है। तो केतु इनकी कुंडली में बृहस्पति की राशि में विद्यमान है और इनका जो जन्म है वह भी बृहस्पतिवार को ही हुआ है। और केतु का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वह इनकी कुंडली में 3य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। तो उसमें धनु राशि में 3य स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। और मित्रों, 3रा स्थान हमारी बाजुओं को शो करता है। तो बृहस्पति जैसा दैवीय कृपा का ग्रह जो कि इनकी कुंडली में इनके 3य स्थान बाजू के स्थान में बैठा है, और जब भी कोई इनके पास अपनी अर्जी लगाता है तो यह उसकी समस्याओं को लिख कर देते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इनकी कुंडली के 3य भाव और इनके केतु से प्रदर्शित होता है। मित्रों, 3य भाव में देवीय कृपा का ग्रह वक्र अवस्था में बैठा है। वक्र अवस्था क्या है? जब भी कोई भी ग्रह धरती के अति निकट होगा और वह चेष्टा बली होगा तो वह वक्री हो जाता है, यानी कि बृहस्पति इनकी कुंडली में 19 डिग्री में है और वह वक्री भी है, यानी बहुत ही प्रबल दैवीय कृपा का ग्रह बृहस्पति इनकी कुंडली में लगन से 3य और चंद्रमा से एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव जो है हमारी कुंडली में हमारी मन की इच्छाओं को शो करता है, यानी कि शास्त्री जी की कुंडली में दैवीय कृपा से उनके मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है दैवीय कृपा का कारक ग्रह बृहस्पति, जिसकी कि 7वीं एस्पेक्ट इनके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है।
और इनको पूर्व जन्म के संस्कारों से जो इनका जन्म है वह भी देवगुरु के दिन ही हुआ है, यानी बृहस्पति के दिन हुआ है, जो कि यह बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपनी लेखनी द्वारा अपनी दिव्य शक्तियों को कैनवास पर उतार देगा, कागज पर उतार देगा और उसके द्वारा वह जग प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। यह इनकी कुंडली बोलती है। मैंने आपको लॉजिक बताया कि इनकी कुंडली में धर्म कर्म और भाग्य स्थान पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है। यह महज इत्तफाक ही है कि माननीय जया किशोरी जी की कुंडली में, प्राची जी की कुंडली में, हमारे ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी की कुंडली में और जो चौथी सीरीज धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली चल रही है इसमें भी मिथुन राशि में ही सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। ठाकुर देवकीनंदन जी की कुंडली में तुला लगन बनती है और एकादश भाव में भी सूर्य बुध का उनकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है। तो एक कॉमन बात इन चारों की कुंडली में है। इनमें से जया किशोरी जी, प्राची जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में नवम भाव में, जो कि दैवीय कृपा का होता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ का होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल स्थिति है वह धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में है। क्यों है? क्योंकि इनकी कुंडली में लगन से नवम त्रिकोण में, मित्रों लगन जो है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं, उसके बाद पंचम त्रिकोण और सबसे ज़्यादा शुभ त्रिकोण है नवम त्रिकोण, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। और ऐसी कंडीशन में उस राजयोग पर दैवीय कृपा के ग्रह बृहस्पति की 7वीं एस्पेक्ट पड़ रही है, जो कि यह बता रही है कि ऐसा व्यक्ति जग प्रसिद्ध हो जाएगा। और वह किसके कारण हो जाएगा? देवीय कृपा के ग्रह बृहस्पति के कारण, क्योंकि नवम भाव में सूर्य बैठा है। मित्रों सूर्य जो है और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह जो हैं ये हमारी कुंडली में हमारे भाग्य को दर्शाते हैं, यानी भाग्य के स्थिर कारक बनते हैं। वैसे तो कुंडली में नवम भाव और उसका मालिक जो है वह भाग्य का मालिक कहलाता है, लेकिन परम पूज्य शास्त्री जी की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में नवमेश यानी दैवीय कृपा का ग्रह बुध ओम साइन का बैठा है और वह दोनों भाग्य के स्थिर कारक सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि से आस्पेक्ट कर रहा है, जो कि यह महाभाग्य योग बना रहा है। और यह बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने दिव्य शक्तियों द्वारा संसार में शासक योग बनाकर राज्य करेगा और उसको उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, केतु क्या है? केतु है लेखनी, यानी जो भी चीज़ हम लिखते हैं वह केतु है, और मीन राशि में केतु विद्यमान है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इनकी कुंडली का एक रहस्य और आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों जब भी कोई व्यक्ति अपने भाग्य, अपनी धार्मिक क्रियाओं के चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में उसके चंद्रमा का अहम रोल होता है। शास्त्री जी की कुंडली में उनके कर्म का मालिक होकर चंद्रमा उनके पंचम स्थान पर बैठा है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड पर शास्त्री जी की कुंडली देख रहे हैं, इसमें आपको दशम स्थान के मालिक चंद्रमा त्रिकोण स्थान में कुंभ राशि में विद्यमान बैठे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इनकी मानसिकता के लिए और इनके कर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही राजयोग वाली स्थिति है। दूसरा लॉजिक क्या है मित्रों? तुला लगन में सबसे ज़्यादा योग कारक शनि हैं, जो कि इनकी चंद्रमा के अधिपति होकर 6 हाउस में बैठे हैं। मित्रों चंद्रमा का जो अधिपति होता है, अगर वह आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनता है तो यह अपने आप में एक बहुत ही भाग्यशाली योग का निर्माण करता है। ऐसे योग में पैदा हुआ जातक चाहे कितनी ही भी गरीबी में पैदा हो, लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्रमा का अधिपति उसके लगन का सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बनेगा तो ऐसा व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंचता है, जैसा कि शास्त्री जी की कुंडली में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इनकी कुंडली में तुला लगन है, तुला लगन में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और उसका डिस्पोजिटर शनि मीन राशि में विद्यमान है केतु के साथ 6 हाउस में, और 6 हाउस में शनि को अति विशिष्ट कारक माना गया है। अतः चंद्रमा का जो लॉर्ड है उसने इनको
बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा का धनी बनाया और इन्होंने अपनी भक्ति से, हनुमान जी की प्रेरणा से एक ऐसे मुकाम को प्राप्त कर लिया है जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब यदि हम इनकी कुंडली में इनकी दशा पर चलें और इनके जन्म की स्थिति देखें तो इनका जो जन्म है वह बहुत ही अभाव में बीता है। उसका मेन कारण है इनकी कुंडली में इनके मंगल का अष्टम भाव में होना। मित्रों, इनकी कुंडली में जो इनका जन्म हुआ है वह मंगल की महादशा में हुआ है और जब इन्होंने मंगल की महादशा में जन्म लिया तो यह इनकी 97 तक चली। तो 97 तक यानी 1 वर्ष तक इन पे मंगल की महादशा रही। उसके बाद इनकी महादशा 18 वर्ष के लिए आ गई राहु की महादशा, और राहु की महादशा इन पर रही 1 दिसंबर 2015 तक, जो कि राहु इनकी कुंडली में द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, यानी 12वें स्थान में बैठा हुआ है। हालांकि राहु की जो डिस्पोजिटर है, राहु का जो डिस्पोजिटर है बुध, वह इनका भाग्य स्थान में बैठा है। तो राहु ने डबल रोल प्ले किया, यानी कि राहु 12वें भाव में बैठा है और 12वां भाव कुंडली का नेष्ट भाव है और उस पर राहु पर शनि जैसे पापी ग्रह की दृष्टि भी है। इसलिए इन्होंने राहु की 18 साल की महादशा में घर से बाहर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और वहाँ अज्ञातवास में रहे और हनुमान जी की विशेष साधना की, नए नए भक्ति के अनुभवों को इन्होंने दिव्य शक्तियों से प्राप्त किया। और उसके बाद इन्होंने बृहस्पति की महादशा में, यानी कि 1 दिसंबर 2015 के बाद जो इन्होंने 18 साल तक राहु की महादशा में जो प्रेरणा इनको प्राप्त हुई ईश्वरीय कृपा द्वारा, उसको पूरे संसार में इन्होंने जगह जगह जाकर भागवत कथाओं द्वारा और अपने दिव्य शक्तियों द्वारा प्रकट किया। और अब यह 2023 तक, यानी कि जो अब इनकी महादशा चल रही है वह गुरु में केतु की ही दशा चल रही है, जो कि लगभग 1 साल से चल रही है और यह इनकी मार्च में ख़त्म होने जा रही है। तो ज़्यादातर जो इनकी शक्तियां उजागर हुई हैं वह पिछले 1 वर्षों से हुई हैं। उसका मेन कारण है कि दैवीय कृपा के गुरु ग्रह की इन पर महादशा भी चल रही है, जो कि 1 दिसंबर 2015 से चल रही है। तो मित्रों, ये इनकी कुंडली का एक बहुत ही विशेष पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके ऊपर वर्तमान समय में गुरु में केतु चल रहा है। तो जब गुरु में केतु चलेगा तब इनकी दिव्य शक्तियाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से उजागर हो जाएंगी और इनका जो लिखा हुआ पर्चा है वह बिल्कुल भी फेलियर नहीं हो पाएगा। उसका मेन कारण है कि जो तीसरा स्थान है, जब गुरु में केतु की महादशा में अंतर्दशा आएगी तो यह गुरु और केतु, जैसा कि मैंने बताया है, तीसरा स्थान इनके हाथ का स्थान है। तो यहाँ पर दैवीय कृपा के कारक गुरु बैठे हुए हैं, जिन पर भाग्य के नैसर्गिक कारक और भाग्य स्थान के अधिपति सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि इनको अपने हाथ द्वारा अपनी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने के लिए पूरी प्रेरणा प्रस्तुत कर रही है। अच्छा, अब इनकी कुंडली में हम एक और विशेष रहस्य आपको उजागर करते हैं। इनकी कुंडली में जो इनका चंद्रमा है वह मंगल के नक्षत्र में है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी नवमांश कुंडली होती है, नवमांश यानी कि 9वां अंश, 9वां जो घर है वह है भाग्य स्थान। तो आपके पूर्व जन्मों में आपने क्या कर्म किए हैं, इसको भी कहीं ना कहीं आपका नवमांश कुंडली से कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाएगी। तो इनकी कुंडली में इनके जो नवमांश कुंडली है उसमें मकर लगन बनती है और मकर लगन में बुध भाग्य का अधिपति होकर लगन में बैठा है और उस पर बृहस्पति जैसे दैवीय कृपा के ग्रह की पंचम आस्पेक्ट पड़ रही है और बृहस्पति इनकी नवमांश कुंडली में कन्या राशि में भाग्य स्थान में विद्यमान है। तो यह भी अपने आप में एक वाणी सिद्ध होने का योग बनता है। दूसरी बात, इनकी जो नवमांश कुंडली है उसमें चंद्रमा लाभ स्थान में बैठकर इनके 7वें स्थान से एक्सचेंज कर रहा है, यानी चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है और मंगल चंद्रमा के घर में बैठा है। जैसा कि इनकी जन्म की दशा बता रही है, इनका जो जन्म हुआ है वह मंगल की महादशा में हुआ है। तो जब भी कुंडली में चंद्रमा मंगल दोनों का एक्सचेंज होगा तो यह अब भी अपने आप में एक राजयोग होता है। मित्रों, राजयोग जो है वह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब कोई भी ग्रह किसी के नक्षत्र में भी बैठ जाए, इनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल
दोनों एक ऐसा लॉजिक बना रहे हैं कि चंद्रमा तो मंगल के नक्षत्र में है और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है। यह योग बहुत ही विलक्षण योग है और यह बहुत ही कम कुंडलियों में मिलता है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र से ग्रह परिवर्तन करे और नवांश कुंडली में भी वह चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के घर में विद्यमान है, यानी कि मंगल चंद्रमा के घर में विद्यमान है और चंद्रमा मंगल के घर में विद्यमान है और इनकी कुंडली में इनका जन्म भी मंगल की महादशा में हुआ है। तो यह कुछ ऐसे तथ्य हैं कि जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को एकोहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, इस चीज़ की प्रामाणिकता इनको प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको हनुमंत लाल की परम कृपा के अधिष्ठाती श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली का जो भी इनकी कुंडली में लॉजिक था वह मैंने आपको बताया है। और कोई विषय इसमें छूट गया हो या अधूरा रह गया हो, जो मेरा मेन उद्देश्य था वह था आपको इस चीज़ से अवगत कराना कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या रहस्य है कि यह हाथ से ऐसा पर्चा बना देते हैं और फिर उसको दृष्टिगोचर करते हैं और व्यक्ति जो है वह एकदम इनकी अद्भुत आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है व्यक्ति का कि भाई ये ऐसी इन पे क्या ऐसी शक्ति है जिससे कि ये हमारी समस्या को बगैर देखे बगैर सुने जो है एक कागज़ पर उतार देते हैं। तो इनकी कुंडली में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है। केतु जो है वह लेखनी का होता है और केतु इनकी कुंडली का जो लॉजिकल अफेक्ट बना रहा है वह योग कारक शनि के साथ बैठा है और उसका डिस्पोजिटर जो बृहस्पति है वह इनके भाग्य को देख रहा है। तो मैंने एक बार पुनः आपको इस चीज़ की पुनरावृत्ति कह के बताया है कि यह इनकी कुंडली का एक विशेष पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा जो वीडियो है वह अब तक का जो विश्लेषण है वह पसंद आ रहा हो, हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप लोगों का ज्ञान भी बढ़े और आपका मनोरंजन भी हो और आपको जो है आने वाले जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनमें आप जो है विशेष दिलचस्पी ले सकें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। आप पर हनुमंत लाल की कृपा बनी रहे। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो आपके हृदय में भावना है वह उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी सभी प्रकार से हनुमंत लाल की कृपा बनी रहे, सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इसी आशा के साथ सभी को जय हनुमान, जय श्री राम। को कायर कहते हैं आप जी, सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती है और राम के लिए जबान नहीं उठती, संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता तो वो बिल्कुल कायर है प्यारे। ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ